हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर आपका कंडक्ट कराया गया है वो आपके 8 फरवरी 2020 को कंडक्ट कराया गया है। इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन कंसिस्ट किए गए थे। 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन में आपके सेक्शन ए में हिंदी से थे और 16 to 30 कह सकते हैं इंग्लिश से थे, जैसा कि मैंने 2019 के पेपर में बताया था आपको सॉल्व करके। और मैथमेटिक्स से आपके 31 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन कंसिस्ट किए गए थे और लास्ट वन आपके 66 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आपके साइंस से या कह सकते हैं जनरल साइंस से पूछे गए थे। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया गया था 100 क्वेश्चन से और इसके 100 मार्क्स के पेपर पूछे जाते हैं। यही आपके इसके इंस्ट्रक्शन में ये सब सारी चीजें आपकी सब्सक्राइब कीजिए माइंड मेकर गुरुजी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि मिल सके आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। यह बिल्कुल फ्री है। आपके पहले नंबर पे आता है आपका सेक्शन ए में आपके हिंदी से क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का विलोम। पहला ऑप्शन गुलाम, नेक्स्ट ऑप्शन परतंत्र, नेक्स्ट है आजाद और लास्ट है आपका अधीन। तो स्वतंत्रता का विलोम जो हो जाएगा परतंत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेक अर्थी शब्द है, मतलब एक आपके शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकले उसकी बात की जा रही है। तो पहला है आपका घर, दूसरा है तन, तीसरा है साज और चौथा है कल। तो कल का मतलब होता है एक तो बीता हुआ कल की बात की जा रही है, एक कल का मतलब होता है कि मशीन या पुर्जे जो बोले जाते हैं मशीन कल, कल पुर्जे, और एक कल का मतलब होता है आराम करना। तो ये आपके जो कल है शब्द जिसका डिफरेंट आपके मीनिंग निकल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट फॉर सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, नहीं है बोला जा रहा है। पहला है आपके नैन, दूसरा है आपका चक्षु, तीसरा है आपके नैन और लास्ट है आपके मीन। तो मीन जो होता है मछली का बेसिकली पर्यायवाची होता है, तो लास्ट ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट है विचार शब्द में एक जोड़ने पे शब्द बनता है विचारिक बनता है। इसका आपका जो सही तरीके से लिखा जाएगा विचारिक, वहाँ पे ए की मात्रा, च पे आ की मात्रा, री क, छोटी ई की मात्रा, फिर क, विचारिक। ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट। देख लीजिए लिखने का जो स्टाइल है यही रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपके 5th नंबर ईमानदारी शब्द में संज्ञा कौन सा है? ये बेसिकली क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ईमानदारी में आपके भाववाचक, उसकी ईमानदारी की बात की जा रही है, उसके भाव की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपके 6वां रोजी रोटी शब्द है। तो रोजी रोटी में देख रहे हैं कि एक ही तरीके का वर्ड है, रस ये भी स्टार्ट हो रहा है, इससे भी ये रस स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपके शब्द युग्म होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। नेक्स्ट है फल शब्द का बहुवचन। तो फल को हम लोग फलो बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका ढास बांधने का अर्थ है मतलब दिलासा देना है, कह सकते हैं तसल्ली देना, तो ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर में दूसरे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आपको कम समय में आपको अधिक से अधिक नॉलेज देना है, तो दिन में सारे ऑप्शन को छोड़ दे रहा हूँ। बट आपको अगर आप 2021-22 की तैयारी करें तो आपको पूरा अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट इसमें आपके 9 नंबर आग लगने पर कुआं खोदने मुहावरे का अर्थ है। पहला अवसरवादी होना, पाखंडी होना, पहले से सावधान न होना, समय देखकर तत्पर होना। तो कहने का मतलब आग लगेगा फिर कुआं खोदेंगे पानी निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से सावधान न होना इसका मतलब है, तो लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए आपको। बेसिकली जैसे एग्जाम आता है तब आप पढ़ाई करें तो ये सोच लीजिए कि आप अपने साथ खिलवाड़ ही करें एक तरीके से। नेक्स्ट इसमें आपके शुद्ध रूप छाटिए। इसमें आपके सही सूढ़ता का शुद्ध रूप बोलना है, तो आपका लास्ट ऑप्शन दिख रहा है सही सूढ़ता, तो लास्ट ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपके एक आपका पैसेज दिया गया, कह सकते हैं 10 तक के क्वेश्चन तो बेसिकली हो गए, बट इसमें आपका एक अनुच्छेद दिया गया, उसको पढ़कर आपको आंसर देना है। कुछ आपके प्रश्न दिए गए हैं, बेसिकली 5 प्रश्न आपको दिए गए। अनुच्छेद लेखन कह सकते हैं, अनसिन पैसेज टाइप का इंग्लिश में आते हैं बेसिकली। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले अनुच्छेद क्या दिया हुआ। सांझ होने लगी थी धूप में सुनहरी परछाएं सिंदूरी सांझ की बाहों में समा गई। मैं इस सांझ को अपने तन की आंखों से देखता हूँ और मन की आंखों से उस दादी की छवि को जो मानस पटल पर उभर आई है। तन की आंखें सिर्फ आज देखती हैं जबकि मन की आंखें तमाम बीते हुए कल। मन की इसी आंखों ने मुझे अपनी दिवंगत दादी की याद दिला दी, जो बचपन में हमें सांझ के समय घर से बाहर जाने से रोकती थी। कहती थी संजा बिरिया घर के बाहर नहीं जानो बेटा, दिया बत्ती के टाइम घर रेनो। तर्क देती थी कि गोधूमिल बेला में जब गायें भी अपने घर लौटती हैं अपने बछड़ों के पास, तो फिर तुम क्यों घर के बाहर जाते हो?
वह कहती थी कि हम थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर घर लौटती गायों को देखते, उनकी आंख बचाकर घर के बाहर भाग जाया करते थे। यह सिलसिला बचपन में ही चलता रहा। बचपन की दहलीज जीवन संघर्ष में यौवन उलझा और अब वार्धक्य में स्मृतियों के भंवर में घूम रहे हैं। इस संध्या बेला में सांझ खूब याद आती है। ऐसी जाने कितनी साँझें याद आई और बीत गए, लेकिन दादी की संध्या बिरिया बीतती नहीं। सोचता हूँ तो बार बार लगता है कि वह संध्या के समय घर के बाहर न जाने की मनुहार करते, जब गायों के गोधूमिल बेले में अपने अपने घर लौटने को उदाहरण देती थी। तो क्या यह उनकी समझ थी या उनका संस्कार था? तो ये बेसिकली अनुच्छेद आपको पढ़ना था और डीपली पढ़ने के बाद आपको आंसर को रिलेट करना था, कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी में से आपको आंसर खोज देना था। तो पहला है इसमें अनुच्छेद में संध्या को संदूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि सांझ बहुत गहरे लाल रंग की होती है। कुछ बच्चे ये भी लगा कर आए होंगे। शाम के समय आकाश में लालिमा होती है। शाम को लोग जी भरकर मौज मस्ती करते हैं और लास्ट से सांझ के समय लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली शाम के समय आकाश में जो होती है लालिमा होती है। आप देखते हैं कि सनसेट होता है, डूबता है। तो ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि लेकिन दादी की संध्या बिरिया बीतती ही नहीं का अर्थ है दादी के जीवन में सांझ हमेशा रही। दादी की संध्या वाली बात कभी खत्म नहीं होती। दादी की सांझ वाली बात हमेशा याद रहती है। दादी की सांझ वाली बात का अर्थ आज समझ आया। तो दादी की सांझ वाली बात का अर्थ आज समझ में आया। ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। नेक्स्ट है इसमें आपकी मन की आंखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया है? वे अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं। वह अतीत और भविष्य को डूबने से बचाती हैं। वे आजकल को ही देखती है। वे पुल की तरह दिखती हैं। तो बेसिकली आपके अतीत और भविष्य को जोड़ने का काम करते हैं। जो पास्ट है और फ्यूचर है उसकी बात की जा रही है इसमें कि मन की आंखों से अगर देखेंगे तो आपका अतीत जो है वो आपका, अगर अतीत आपका कह सकते हैं कि खराब है तो आप भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। उसमें जो भी आपने गलतियां की हैं उसको आप सुधार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट। नेक्स्ट है इसमें आपके 14 नंबर। इस अनुच्छेद में संध्या बेला का अर्थ है शाम का समय, उम्र का एक पड़ाव, सुखद समय और लास्ट आपका दुखद समय। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम कह सकते हैं 80 to 90% बच्चे पहला ऑप्शन लगा कर आए संध्या बेला मतलब शाम का समय। लेकिन इसमें आपको अनुच्छेद को रिलेट करना था, एक दूसरे से आप रिलेट करके बताना था। तो एक उम्र का पड़ाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आर बिल्कुल सही 100%। नेक्स्ट इसमें आपके 15 नंबर। बहुत सारे यूट्यूबर ने ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट बोला है जो बिल्कुल गलत है। 15 नंबर अनुच्छेद में लेखक ने ब्लैंक के बहाने दादी बचपन गोधूली से जुड़ी यादों को साझा किया है। तो आंखों से, बेसिकली यहाँ पे आंखों से ही देखने की बात की जा रही है। आंखों से दादी ने छवि को देखा, यहाँ पे देख सकते हैं आंखों की बात हमेशा की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कह सकते हैं बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सेक्शन सेकेंड, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश से कह सकते हैं आता है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बीचू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है सेंट्रल हिंदू स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी पा सकते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस वाराणसी यूपी इंडिया में पड़ता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके 16 नंबर। एक आपका कह सकते हैं अप्रोप्रिएट पैसेज दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है। उसमें कुछ आर्टिकल्स टाइप के कह सकते हैं प्रीपोजिशन टाइप के वर्ड दिए हैं, उसमें आपको फिल करना है। तो हम लोग पहले पैसेज को पढ़ते हैं। फिर बोला जा रहा है कि मैन, फिर ब्लैंक दिया है। इसमें पहला ऑप्शन विच, व्हेन, व्हाइल, हु। तो मैन हु का मतलब होता है आपका कि जो। मैन हु जो इज बिलीव, मैन आदमी जो बिलीव करते हैं। तो इसका सही अर्थ बन रहा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। मैन हु इज बिलीव टू हैव एनवेलोप्ड फ्रॉम एव्स। फिर इसमें आपका ब्लैंक दिया है तो यहाँ पे कौन सा आपका लगेगा कह सकते हैं ऑक्सिलरी से हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे इज का यूज होगा क्योंकि वहाँ पे आपका सिंगुलर है। तो क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेराइटीज मोटिव्स, ही इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट। यहाँ पे दी फिल होगा, यहाँ पे आपका इज फिल होगा और यहाँ पे आपका हु फिल होगा और लास्ट वन में आपका नीड्स टू फिल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट होने वाला है, यहाँ पे आपका सी करेक्ट होने वाला है, यहाँ पे आपका बी करेक्ट होने वाला है और लास्ट वन में भी आपका सी करेक्ट होने वाला है। सब्जेक्ट ऑफ नीड टू आल्सो देयर। नेक्स्ट इसमें आपके 20 नंबर। कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, वी मस्ट फेस द न्यू सिचुएशन विथ अ क्रिएटिव माइंड। इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था तो मैंने यहाँ से उठा लिया।
न्यू सिचुएशन मस्ट बी हो जाएगा, बी लग जाता है। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में, फेस्ड बाय अस, वीक अस में विथ अ क्रिएटिव माइंड। ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपका 21 गिव अ वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सहॉर्टिंग। इसका मतलब होता है, एक्सहॉर्ट का मतलब होता है आपका उपदेश देना, आईएनजी फॉर्म है, मतलब कंटिन्यूअस काम चल रहा है, उपदेश देने का काम चल रहा है। तो इसका जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा कह सकते हैं अग्रुइंग। तो अग्रुइंग ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट। इसका मतलब होता है सपोर्ट करना और डिमांड करना, मांग करना। और लास्ट वन है आपका क्लेरिफाइंग करना, जो बिल्कुल आपका मैच नहीं कर रहा है आपका एक्सॉर्टिंग से। तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होने वाला है। ऐसे ही आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल आया था। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड सिक। सिक्स का अपोजिट मीनिंग बताना है, कह सकते हैं कि एंटोनिम्स बताना है। तो इसका मतलब होता है आपका कोशिश करना या प्रयत्न करना होता है सिक का मतलब। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अवॉइड करना। तो ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। बहुत सारे आपके यूट्यूब पे आपके पेपर ने सॉल्व किया है, पेपर को सॉल्व किया है बहुत सारे टीचर ने, जो बिल्कुल गलत किया है। ऐसे कैसे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आई डोंट नो। पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें डाल दे रहे हैं, गलत सही उल्टा सीधा कुछ भी डाल दे रहे हैं, बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। कमेंट मेरे पे वीडियो पे आ रही कि सर आप भी पेपर का सॉल्यूशन दीजिए, तो मैंने आपको बना के दे दिया है। इसको आप मैच करा लीजिएगा, लगभग आपके आंसर की मैच करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपके 23 इसमें बोला जा रहा है कि आई फिर ब्लैंक के वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर। पहला बोला जा रहा है थिंक, विल थिंक, शुड थिंक और वुड थिंक। तो आई थिंक यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है, आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर। नेक्स्ट है नाइदर ही नॉर हिज सर्वेंट। नाइदर ही नॉर हिज सर्वेंट ये आपका बेसिकली सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हैज लेफ्ट लगेगा। बहुत सारे ने हैव लेफ्ट लगा कर आया था, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट इसमें। माई सिस्टर इज मोर स्ट्रोंगर देन आई। तो आपका देन के साथ हमेशा मोर का यूज होता है, तो यहाँ पे मोर स्ट्रोंगर ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपका 26 की बात की जा रही है। वन हु ईट एवरीथिंग, वह जो सब कुछ खाता हो। पहला ऑप्शन है इसमें आपके ओमीपोटेंट्स, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है आपका दिवालिया होना, या मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। सी ऑप्शन इरेसिस्टेबल, इसका मतलब होता है अप्रतिरोध है। और लास्ट ऑप्शन है आपके ओमनीओरस, इसका मतलब होता है सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाता हो, हु ईट एवरीथिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट इसमें आपको 27 सेलेक्ट द अल्टरनेटिव हु बेस्ट एक्सप्रेशन फॉर सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव ऐसे क्वेश्चन पूछे कहते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू सिंग क्वेश्चन मार्क्स। फिर बोला जा रहा आई सेड नो, तो इसका मतलब हो गया कि आपका ही सेड, फिर यहाँ का आई दिया तो ये मी हो जाएगा, और आपका इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका पहला और आपका तीसरा ऐसे ही कट हो गया। ही सेड मी इफ आई कुड सिंग एंड आई सेड नो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने ये लगा करा, जो बिल्कुल सही है। एक पैसेज दिया गया, केयरफुली रीड करने के लिए बोल रहा है और कुछ आंसर देने के लिए बोल रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 28 की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ आर्यंस वॉज। फेवरेट स्पोर्ट आर्यंस का क्या था, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि रेसिंग करते थे चेरी ओट्स की। यह बेसिकली हॉर्स कह सकते हैं, रेसिंग होता था बेसिकली, ये रोमन में होते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, चेरी ओट रेस। नेक्स्ट इसमें आपका 29 की बात कीजिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम द चीफ गॉड ऑफ आर्यंस वाज। चीफ गॉड लॉन्ग टाइम के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टाइम फॉर चीफ गॉड वाज इंद्रा। इंद्रा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट होने वाला है। और लास्ट आपको ऑप्शन इसमें बचता है 30 हु हेल्प द आर्यंस इन हंटिंग। कौन उनका हेल्प करता था हंटिंग के लिए, पहला है लॉयंस, दूसरा है डॉग्स और तीसरा है बियर्स और लास्ट है देयर गॉड्स। तो जो आर्यन की हेल्प करते थे हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए, उनके भगवान खुद होते थे, देयर गॉड्स। ऐसा उनका बिलीव रहता था कि भगवान मेरी हेल्प कर रहे हैं। और उसके बाद हंटिंग वंटिंग के करने के बाद वो सिंगिंग, डांसिंग और ये सब ओपन एयर में ये सब करते थे, हॉर्स राइडिंग करने के बाद, रेसिंग करने के बाद। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये हो गया आपके 30 तक के इंग्लिश के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। नेक्स्ट सेक्शन आपके फोर्थ सेक्शन है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से कह सकते हैं 66 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन है। बेसिकली कह सकते हैं कि आपके 25 क्वेश्चन कंसिस्ट किए गए हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पार्ट 2 में आपके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को मैं डिटेल में करके बताऊँगा, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स के सेक्शन को छोड़ दिया है। आइए देखते हैं 66। इसमें बोला जा रहा है कि लैक्टोब्लेसिस
इज एन लैक्टोब्लेसिस क्या है? तो आप जानते हैं कि लैक्टोब्लेसिस जो है एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो पहला आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है 66, जो आपके हिंदी मीडियम के बेसिकली बच्चे हैं वो इसको रिफर कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपका बीज बोने में उपयोग होती है। तो बीज बोने में आपके सीड ड्रिलिंग का यूज होता है। तो हम लोग सीड ड्रिलिंग का यूज करते हैं बीज को सॉविंग करने के लिए। इसमें आते हैं आपके 66। इसमें बोला जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड इन ह्यूमन बींग। मानव में इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो इन्फ्लुएंजा आपके एक वायरस होता है जिसके कारण से आपके ये इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट, विषाणु। नेक्स्ट इसमें आपके 69, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 70 नंबर। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात की जा रही है तो बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट इसमें आपके 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विग्रोसली विथ कोल्ड वाटर। मतलब अति तीव्र अभिक्रिया ठंडे जल से कौन करता है? तो सोडियम करता है, जिसका आपका सिंबल होता है Na। Na वाटर के साथ जो होता है बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है। नेक्स्ट इसमें आपके 72, इसमें बोला जा रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर मतलब विद्युत तार बनाने में कॉपर के किस गुण का यूज किया जाता है? तो कह सकते हैं कि आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, तभी हम लोग इलेक्ट्रिक वायर को बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कौन सा आपका कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है? पहला ऑप्शन इसमें आपका पैराफिन वैक्स, नेक्स्ट आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल, नेक्स्ट आपकी कोक और लास्ट आपके पेट्रोल। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोक जो है आपका कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम नहीं है। इसमें 98% तक आपके कार्बन पाए जाते हैं। और इसकी बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में कह सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको कोल को जब हॉट किया जाता है तो आपका कोक मिलता है, जिसमें आपके 98% तक कार्बन रहते हैं। परसेंट्स ऑफ कार्बन 98%। नेक्स्ट इसमें आपके 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें बोला जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो रेयन जो है आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मेन मेड होता है। बोला गया वाटर, सॉइल, मिनरल्स। तो पहले ही आपका सिंपल सा लॉजिक है कि रेयन जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपका 75, द ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लेजेंट स्मेल इज नोन एज कोल तार। कह सकते हैं कि कोल तार जो होता है उसका अनप्लेजेंट स्मेल होता है, जो बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ब्लैक लिक्विड होता है। नेक्स्ट इसमें आपके 76, स्पीसीज इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। इसमें बोला जा रहा है कि स्पीसीज एकमात्र रूप में एक अविशिष्टकृत पर्यावास में पाई जाती है। तो इसको एंडेमिक बोलते हैं, कह सकते हैं स्पेसिफिक रीजन में पाई जाती है कि स्थानीय होता है कि इसी स्थान पे ये स्पीसीज या आपकी पक्षी पाई जाएगी, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, कह सकते हैं मिलता जुलता क्वेश्चन है। इससे पहले वाले ईयर से 77 है। इसमें आपका द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ क्लियरिंग लार्ज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज नोन एज सॉइल इरोशन बोलते हैं इसको, मृदा अपरदन बोलते हैं। बड़े भूखंडों को खेती करने के लिए साफ करने का पर्यावरण में निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है तो उसका मृदा अपरदन हो जाता है। मिट्टी जो होती है ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी वो कट जाती है, बेसिकली कह सकते हैं इस प्रोसेस में सॉइल इरोजन्स में। नेक्स्ट इसमें आपका 78, इसमें बोला जा रहा है द लिव्स आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। आप जानते हैं कि पड़ हरित के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसमें आपके 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल एज वेल एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल में क्या क्या फाउंड होता है? सेल्स ऑफ प्लांट में तो आपके न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, तीनों में होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 80, हेन इज मतलब हेन क्या है? तो हेन में जो होता है आपका फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, आंतरिक निषेचन होता है। तो अंडरगोस इंटरनल फर्टिलाइजेशन या कह सकते हैं फर्टिलिटी, जो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 81, इन अमीबा रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अमीबा में जो होता है आपके बाइनरी फ्यूजन होते हैं, द्विविभाजन होते हैं। अमीबा में जनन जो होती है प्रोसेस वो आपकी होती है बाइनरी फिशंस के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक में डीपली में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही दिए गए हैं, जो बहुत सारे बच्चे आप क्रैक कर सकते हैं सेंटेंस एग्जाम को, अगर उनका साइंस पे पकड़ काफ़ी अच्छा है तो। नेक्स्ट इसमें आपके 82, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ब्लैंक दिया इन द टेडपोल्स लीड टू देयर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट्स।
तो आपके थायरॉक्सिन जो होते हैं उनकी वजह से आपकी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो पाता है। कह सकते हैं जो थायरॉक्सिन आपका हार्मोन्स होता है वह आयोडीन में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन आपके कम हो जाते हैं, तो उसके कारण इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो पाता है टेटफोल्स का, कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट। ये बहुत ही रिक्वायरमेंट है हार्मोन्स जो आपका थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट इसमें आपके 83 एट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, फिर ब्लैंक कर दिया है इज रिलीज्ड बाय टेस्ट। इसमें बोला जा रहा है कि यौवन अवस्था में विष्ठलों से क्या उत्सर्जित होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी अगर मेल की बात की जाती है तो आपके टेस्ट की बात की जा रही है तो इसमें टेस्टोस्टेरोन निकलता है। अगर फीमेल की बात की जा रही है तो ओवरी की बात की जाएगी तो उसमें एस्ट्रोजन निकलता है। बेसिकली ये आपकी स्पर्म के रूप में निकलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन आपके बेसिकली मसल्स बिल्डिंग के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। अगर फीमेल की बात की जाती तो एस्ट्रोजन, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कह सकते हैं। द एज ऑफ एल्डोसेंस चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको डीपली पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट इसमें आपके 84 गैस फिलेड बैलून्स मूव अप बिकॉज, गैस में जब बैलून में आपकी गैस फिल की जाती है तो उसमें क्या होता है, तो अपवर्ड फोर्स आपका लगता है ऊपर की तरफ, क्योंकि कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके कम लगते हैं। तो कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स ऑन द बैलून इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। इसी के कारण बैलून जो होती है आपके ऊपर उड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपके 85 इसमें बोला जा रहा है कि 2 थर्माकोल्स बॉल्स हेड क्लोज टू ईच अदर मूव अवे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल के कारण होती है, ग्रेविटी के कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। 86 की बात की जा रही है वेयरिंग ऑफ कार्टिलेज इन द बॉडी, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपके इंक्रीज करते हैं अगर आपकी वेयरिंग होगी। शरीर में उपस्थिति का समाप्त होना, मतलब कह सकते हैं कार्टिलेज का मतलब होता है कि चबाने वाली हड्डी का आपका बेसिकली आपका घिस रहा है तो उसमें आपके फ्रिक्शन जो होंगे इंक्रीज होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपके 87 द हैंडल ऑफ क्रिकेट बैट इज यूजली रफ, क्रिकेट बैट जो होता है रफली आपका खुदरा बनाया जाता है। उसका रीजन रहता है कि उसमें आपके फ्रिक्शन जो हो इंक्रीज करे तो जो ग्रिपिंग होगी वह बहुत ही अच्छी होगी, तो आप अच्छे से शॉट लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि आंसर की जो है आपके आ चुके हैं जेएनवी के। नेक्स्ट इसमें आपके 88 इफ वी इंक्रीज द वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज, कह सकते हैं आपका जो होता है अगर वाइब्रेशन हम लोग इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो इंक्रीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट होने वाला है। इसमें बहुत ही आपके ऑप्शन जो है ऐसे इधर उधर दिए हुए हैं कि बेसिकली बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जानते हैं F बराबर 1/T होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के। नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक क्या कह सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी 20 किलो हर्ट्ज होती है या उससे ऊपर होती है। तो कह सकते हैं कि आपकी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये हर्ट्ज में दिया हुआ है तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। और हम लोगों की जो ऑडिबल साउंड होती है वो बेसिकली होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हम लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 90 नंबर इसमें दिया जा रहा है कि आयरन इज पेंटेड टू, आयरन पे पेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि उसको कोरोजन से बचाया जा सके, कह सकते हैं जंग लगने से बचाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट, सेव इट फ्रॉम कोरोजन्स, कोरोजन से इसको बचाया जा सके। नेक्स्ट इसमें आपके 91 इसमें बोला जा रहा है कि ब्लैंक दिया है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकते। पहला आपके टैप वाटर, नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल, नेक्स्ट आपका विनेगर और लास्ट आपके लेमन जूस। तो लेमन जूस में बेसिकली जो होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो पास नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होने वाला है, नींबू का रस। नेक्स्ट इसमें आपके 92 अर्थक्वेक कैन कॉज, भूकंप के कारण क्या क्या आ सकता है, एक तो फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, सुनामी आएगा तो बाढ़ तो आएगा ही, और लैंडस्लाइड करेगा मतलब भूस्खलन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है, सुनामी, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, मतलब लैंडस्लाइड का मतलब पहाड़ों का ऊपर नीचे गिरना, भूस्खलन होना कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 93 और अर्थक्वेक को जो होता है सिस्मोग्राफ से नापते हैं, इसकी आपके रेक्चर स्केल पे इसको नापते हैं। बेसिकली अगर आपके 6.5 से ऊपर जाता है तो उसको डिस्ट्रक्टिव टाइप में मानते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापते हैं और उसको रेक्चर पैमाने पे नापते हैं।
नेक्स्ट है इसमें आपके 93, व्हेन यू रब द बैक ऑफ अ प्लास्टिक पेन इन आवर हेड एंड ब्रिंग इट नियर ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इट अट्रैक्ट पेपर ड्यू टू, जी हाँ, आपके इलेक्ट्रॉन के कारण से होते हैं, चार्जेस के कारण से होते हैं, तो कह सकते हैं कि वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होते हैं। कि आप जैसे यही पेन है तो अगर इसको मैं बाल पे रब करके यहाँ पे कागज के टुकड़े को ऐसे से कराऊं तो वो बेसिकली अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें रबिंग के कारण जो होती है तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। नेक्स्ट इसमें आपके 94, इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, एक आपका शीशा जो है बेसिकली घर में रखा गया है जिसमें हम लोग बाल वगैरह झाड़ते हैं, वह प्लेन मिरर की तरह होता है। द इमेज फॉर्म बाय इट एंड ऑब्जेक्ट विल बी, जो इमेज आपका फॉर्म होगा अगर आप पास खड़े हैं तो शीशे के पीछे वाला जो इमेज होगा वह भी बेसिकली पास ही होगा, अगर आप दूर खड़े हैं तो दूर ही होगा इमेज, तो कह सकते हैं अगर यह 5 होगा तो यह भी आपका 5 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था लेकिन सिंपल था कि आप चेहरा जो देखते हैं मिरर में, अगर आप जितने दूर पे खड़े रहेंगे उसी डिस्टेंस के हिसाब से आपका जो अंदर बन रहा है इमेज वह भी सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपका 95, अ रे ऑफ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड ब्लैंक टाइम बाई 2 प्लेन मिरर प्लेस्ड पैरेलल एंड फेसिंग ईच अदर। इसमें बोला जा रहा है कि जो प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर रखा गया जो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समानांतर रेखा में है कह सकते हैं, तो पैरेलल की बात की जा रही है तो वहाँ थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कह सकते हैं रिफ्लेक्शन निकालने का जो होता है n बराबर 360 अपॉन में थीटा -1 होता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो और जो आपकी नंबर ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था बट आपने पढ़ा होगा तो इजीली आप डिकोड कर सकते हैं। बेसिकली पेपर का टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिख रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं, जी हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी समझ में आएंगे। सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम से अगर कंपेयर करें तो इसमें क्वेश्चन बेसिकली सिंपल थे, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली थोड़े से इससे अच्छे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 96, प्लैनेट वीनस इज आल्सो नोन एज, प्लैनेट जो होता है आपका इसको अर्थ सिस्टर भी बोला जाता है, जो आपका बेसिकली होता है मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं। आपका शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, प्रभात तारा भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 97, स्टार इज 15 ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, द लाइट इमिटेड बाय इट टुडे विल बी सीन आफ्टर कितने ईयर बाद। तो जानते हैं कि जो लाइट का आपका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो वहाँ आप डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आंसर 5 आने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपके 98, ट्री प्लांटेशन मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एवरी ईयर इज नोन एज, इसको आपका वन महोत्सव बोलते हैं। बेसिकली 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 2020 में आपके वन महोत्सव होंगे कह सकते हैं। अगर 1 लाइट ईयर की बात करें ऊपर वाले क्वेश्चन में तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, इसको भी ध्यान में रखिए आप। और अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे की बात करें तो आपके 21 मार्च को होंगे आपके इंडिया में, और वाइल्ड लाइफ मंथ की बात करें तो यह आपके 3 मार्च को होंगे। अगर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो 4 दिसंबर को आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन डे होता है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपके मैं बेसिकली रीजन दे के आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या रीजन है, इसलिए आंसर सही है। बहुत सारे यूट्यूबर ने आपका केवल टिक मार दिया है, जो आप समझ लीजिए कि उन्होंने क्या किया है। नेक्स्ट इसमें आपके 99 ब्लैंक दिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन से गैसेस होते हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और लास्ट है आपके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो एसिड रेन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और जो बेसिकली दोनों मिल के वाटर वेपर और एयर के साथ रिएक्ट करने के बाद वह आपके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रूप ले लेते हैं जो आपके एसिड रेन के कॉजेज होते हैं। एसिड रेन बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं, और कौन सा मैंने आपके सॉल्यूशन जो सॉल्व किया है वो आपका गलत है उसका भी आप रीजन दे सकते हैं।
गलतियां हो सकती हैं मेरे से भी। नेक्स्ट है और लास्ट है इसमें आपके 100 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। निम्नलिखित समूह में से केवल संश्लेषित पदार्थ है। सिंथेटिक का मतलब मेनमेड है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन और बेकेलाइट जो होते हैं आपके मेनमेड होते हैं, कह सकते हैं सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।